हेलो, गुड इवनिंग सर। ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी। Yes, sir. आप देखिए, कल हमारा ये रह गया था कि स्कीम्स को इसको हम बहुत फास्ट ट्रैक पे कवर करते हैं, जिसे नवंबर का डिस्कस करेंगे। हमने देख लिया था कि मिड डे मील स्कीम जो है उसका नाम बदल के पीएम पोषण हो गया है। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट ने अप्रूव किया है पीएम मित्रा के नाम से मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल योजना। मतलब ये पीएम मित्रा जो है ये एक्रोनिम है, बेसिकली मित्रा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। अगर आप सबके फर्स्ट लेटर अगर कंबाइन करेंगे तो ये इस तरह से ये एक स्कीम दिखाई देगी। उसके बाद समर्थ ट्रेनिंग at 75 training centers in different crafts inaugurated across the country। करीब 75 ट्रेनिंग सेंटर समर्थ के नाम से ओपन किए गए। ये महात्मा गांधी जयंती को कंसाइड करते हुए बेसिकली स्किल डेवलपमेंट आप इसे कह सकते हैं, स्पेशली क्राफ्ट स्पेसिफिक स्किल्स को लेकर के। तो ये एक डेवलपमेंट है और इसके अंदर समर्थ ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी करीब 2250 आर्टिसंस को, एज वेल एज एक्सटेंडिंग वेज कंपेंसेशन 300 रुपए पर डे के हिसाब से पर ट्रेनी एट दी सेंटर्स। एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के ऐसे लोगों के लिए एक स्किल इम्पार्ट करके उनको एम्पावर करने का एक प्रोसेस है ये। और वेज कंपेंसेशन टू सक्सेसफुली ट्रेन आर्टिसंस जो होंगे उनको डीबीटी के मोड के थ्रू उनको पे किया जाएगा, मींस डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मोड के थ्रू। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, Ministry of Fisheries and Animal Husbandry, Dairy launches a nationwide river ranching program in Uttar Pradesh। तो नेशनवाइड रिवर रेंचिंग प्रोग्राम में यूनियन मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया है। रिवर रेंचिंग प्रोग्राम इज इंट्रोड्यूस्ड एट अ वेरी स्पेशल एक्टिविटी अंडर द PMMSY scheme for augmenting and enhancing fish production and productivity through expansion, intensification, diversification, productive utilization of land and water। National Fishery Development Board is a nodal agency for implementing the river ranching। तो उसके बाद बात आता है जल जीवन मिशन। 43% households have tap connection till now and 100% coverage in 6 union states, 6 states and union territories। तो जल जीवन मिशन इनिशिएट हुआ है about however it in 7 states and union territories less than 25% households have tap water supply in 7 data shared by Jal Shakti Ministry और जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। These states, the union territories are आसाम, राजस्थान, लद्दाख, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, दादर नागर, ये कुछ एक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है जहां पर जल जीवन मिशन के तहत aims to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connection by 2024। ये अक्टूबर मंथ में ये इनिशिएट किया गया डेवलपमेंट है। उसके बाद कंट्रीज फर्स्ट वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पोस्ट कोविड। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने पहला एक मेगा कंसोर्टियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से शुरू किया है वन हेल्थ के नाम से। This program envisages carrying out surveillance of important bacterial, viral and parasitic infection of zoonotic as well as transboundary pathogens in India। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड स्वच्छ भारत अमृत स्कीम बाई 5 ईयर, 5 साल के लिए अमृत स्कीम को स्वच्छ भारत को बढ़ा दिया गया है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इश्यूज नोटिफिकेशन फॉर सेटिंग अप 7 PM मित्रा पार्क्स। ये तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया था और इसका फर्दर एक्सटेंशन क्या है। यस, 5F फॉर्मूला इनकम्पास फार्म टू फाइबर एंड फाइबर टू फैक्ट्री एंड फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। ये 5F फॉर्मूला
पीएम मित्रा पार्क्स का जो विजन स्टेटमेंट में ये 5M फॉर्मूला रखा जाएगा। अच्छा, ये 2 लोकेशन पर ये इंफॉर्मेशन इसलिए कि किसी एक लोकेशन पर ये जो 5S फॉर्मूला है उस इंफॉर्मेशन में नहीं रही होगी, तो इसलिए ये दूसरी किसी लोकेशन से, दूसरे किसी सोर्स से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है, तो इसलिए ये 2 पार्ट में आपको यहाँ पर दिख रही है। दोनों में ही अपने 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 कुछ एक इंफॉर्मेशन है, तो उसको इस तरह से, तो ये एक मतलब आप ध्यान रख सकते हैं कि 5S फॉर्मूला के बेसिस पर पीएम मित्रा पार्क जो है वो टेक्सटाइल स्पेसिफिक जो रीजन है और एपरल इंडस्ट्री है उसको ऑगमेंट करने के लिए। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स में हम देखते हैं सानिया मिर्जा एंड सोआई जांग विंस ऑस्ट्रेवा ओपन वुमेन डबल्स टाइटल। तो इतना ध्यान रखिएगा बस इसमें, और ज्यादा कुछ इसमें ध्यान रखने के लिए और कुछ हाँ इसमें और है नहीं ऐसा। स्मृति मंधाना become first Indian woman to score test 100 on Australian soil। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि इन हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ वुमेन्स क्रिकेट स्मृति मंधाना became the first Indian woman to score 100 runs on Australian soil। She completed her century to shape up India's first inning on second day of the first pink ball day and night tournament। The match was played at the Carrara Oval in Queensland, Australia। She scored 127 runs with the 22 fours and 1 6। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट इंडियन हॉकी स्टार बीरेंद्र लखारा अनाउंस्ड रिटायरमेंट। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पर्संस की लिस्ट में भी एक इंफॉर्मेशन दी होगी। उसके बाद वर्ल्ड्स वुमेन चेस चैंपियनशिप India lose to Russia in final, wins first ever medal at event। तो India clinched silver medal after going down 0-2 Russia in final FIDA World Women's Team Chess Championship। इतना आप इस चैंपियनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रख सकते हैं, वैसे कुछ कंक्रीट इंफॉर्मेशन इसमें है नहीं। IBA revealed a mascot as mascot of FIFA Under-17 Women's World Cup in India। Federation International Day Football Association FIFA IBA has is a official mascot of FIFA Under-17 Women's World Cup 2022 in India। IBA is a Asiatic lioness, was unveiled on the day coinciding with the International Day for the Girl Child। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ये फोटो है, मतलब ये उसका आप कह सकते हो कि इस मैस्कॉट का। IBA symbolize courage, strength, which are core qualities of every woman, while also embodying the vibrance and visionary spirit of the tournament। The next edition of the FIFA Under-17 Women's World Cup took place in India from October 11 to 13, 2022। All took place। उसके बाद सरिता मेजर मोर विंस ब्रोंज एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। पर इतना ध्यान रखिएगा कि सरिता मोर जो है वो स्पोर्ट्समैन है और बिलोंग करती हैं रेसलिंग से, ठीक है। बाकी टूर्नामेंट तो काफी होते हैं। उसके बाद it was the India's second medal in this edition of the World Championship as Ansu Malik wins silver in 57 category। तो दूसरी जो रेसलर हैं, स्पोर्ट्समैन है, वो अंशु मलिक है और वो रेसलिंग से बिलोंग करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट की बात करते हैं। इंडिया साइंस इंडिया साइंस मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग with US for cooperation health and biomedical sciences। ये एक the other MOU was signed for the cooperation with the International Center for Excellence in Research। उसके बाद CSE Common Service Centers e-governance PNB housing collaborate to provide home loan in Tier 2 and Tier 3 cities।
तो जो गवर्नमेंट के कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, ई गवर्नेंस सर्विस है गवर्नमेंट की, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से कोलैबोरेट हुआ है, कोलैबोरेशन है, और उस कोलैबोरेशन के बाद टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर होम लोन प्रोवाइड कराए जाएंगे. TCS and SBI extend partnership for 5 years to drive innovation and enhance customer service experience. उसके बाद NMCG and WAS Institute signed memorandum of understanding for capacity building in fecal sludge and seepage management, septic management. And National Mission of Clean Ganga has signed a memorandum of understanding with Water Sanitation and Hygiene Institute, WAS Institute, to conduct a series of training to enhance quality of services, service officials in urban local bodies. And the MOU is also to efficiently address the FSSM issues in town, fecal sludge and septage management in towns and cities of the Ganga basin. The project will be funded by US aid and supported by the Bill and Melinda Gates Foundation. Thereafter, memorandum of understanding with NHAI and TID CO for development of multimodal logistics park in Chennai Port Island and Portland. तो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये, फॉर्मिंग ए स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क एट VOC पोर्ट इन चेन्नई. ये इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, VOC पोर्ट कौन सा है. thereafter next development is India hands over Jayanagar Kurtha cross border rail link to Nepal government. तो इंडिया ने जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक हैंड ओवर किया नेपाल गवर्नमेंट को. 34.9 किलोमीटर लॉन्ग क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक कनेक्टिंग जयनगर in Bihar to Kurtha in the Nepal to Nepal government. The handing over ceremony took place in the presence of Nepal Minister for Physical Infrastructure and Transport, Renu Kumari Yadav. And Indian Ambassador to Nepal, Vinay Batra. उसके बाद फ्लाईबिग IRCTC एंटर पैक फॉर टिकट बुकिंग. मतलब ये एक तरह का कॉर्पोरेट न्यूज आप इसे कह सकते हैं. और समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं, इसमें इस हेडिंग में देखते हैं क्या है. सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड फ्रॉम October 18 to 22. बेसिकली मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लेवल पर एक ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई दिल्ली के अंदर 18 से 22 तारीख तक अक्टूबर मंथ में. द कॉन्फ्रेंस सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर नेवल कमांडर्स टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैरीटाइम मैटर्स इन मिलिट्री स्ट्रेटेजी. thereafter Food Tech Summit 2021 organized by Ministry of Food Processing Industries on World Food Day. Food Tech Summit हुई. इसमें फर्दर डेवलपमेंट रहा. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम organized Food Tech Summit. Food Tech Summit 2021 is aimed at setting the stage for all food tech stakeholders emerging trend in the food processing and technological innovation. The World Day is the international day celebrated every year worldwide on 16 October. And this scheme is launched under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो, इसमें थीम स्पेसिफिक कुछ चीज नहीं है. बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा.
उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री आईटी श्री राजीव चंद्रशेखर अटेंड्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज फ्यूचर टेक 2021 और कॉन्फ्रेंस जो ये ऑर्गेनाइज हुई वो ऑर्गेनाइज्ड बाय सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और 19 से 27 अक्टूबर तक हुई. द इवेंट विल रिवॉल्व ऑन 5 पिलर थीम्स: strategy, growth, resilience, inclusiveness, trust. Theme driving the theme is driving technologies for building the future we all can trust. This was the theme of this conference of Future Tech 2021. Our fourth assembly of ISA promises to achieve $1 trillion global in solar investment by 2030. ये एक डेवलपमेंट हुआ. ये ज्यादातर इस तरह के डेवलपमेंट या कॉन्फ्रेंसेस जो मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, these all are related to somewhere वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें है. Thereafter, Dr. Mansukh Mandavia to address the investor summit, opportunities and partnership in pharmaceuticals and medical devices. तो ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने ये एक इन्वेस्टर समिट इसका पार्ट रहे और बेसिक on a PLI production link investment scheme जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है for pharmaceuticals launched with a outlay of rupees 1,15,000 crore has attracted considerable interest with about 278 companies applying to be considered under the scheme. The summit will encourage investors looking to build global champions in India in these products. Basically एक तरह से आप कह सकते हो दिस डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू कि जो इंडिया का मेक इन इंडिया का जो एक जो कंसेप्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्पेशली उससे रिलेटेड है. 13 मीटिंग ऑफ हेड ऑफ NSOs ऑफ ब्रिक कंट्रीज वाज हेल्ड. इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा लग नहीं रहा, बट क्योंकि कॉन्फ्रेंस हुई है, ये मीटिंग हुई है और ब्रिक पिछले कुछ टाइम से सरफेस पे है भी. तो NICS नेक्स्ट डेवलपमेंट को देखते हैं. NICS organized consultative workshop on technical and regulatory need assessment of cyber security. Consultative workshop on technical and regulatory need assessment for cyber security for government was organized by National Informatics Centers NICS and National Informatics Center Service NSCISI in New Delhi. The workshop was chaired by Ajay Sahni, Secretary, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. NSIC के बारे में आपको पता होगा, गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल्स हैं उन सबको मैनेज करने का काम नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स करता है और डायरेक्टर जनरल जो है NSIC के हैं वो डॉक्टर नीता वर्मा है. द वर्कशॉप मिस्टर अजय सानी emphasized the need for initiative to provide cyber security as a service CSAS to enable the CISOs in performing their role in more efficient and effective manner. Cyber security service operations. By this way हम जो है अक्टूबर मंथ का ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है. उम्मीद करते हैं कि इसमें से कुछ हमें डेवलपमेंट वो काम आए. उसके बाद हम नवंबर मंथ में कोई स्टार्ट करते हैं. नवंबर मंथ में भी देखते हैं स्पेशली ये कुछ एक ये अगेन उसी की तरह से जो लिस्ट है. स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से. जनजातीय गौरव दिवस नवंबर मंथ का ये डेवलपमेंट है, ध्यान रखिए, यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है.
जनजातीय गौरव दिवस। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? Am I audible? जी सर। आकृति, यस सर। पेशेंस के साथ सुनते रहिए, ठीक है ना, और याद रह जाएगा धीरे धीरे करके जब एक दो बार आप और पढ़ेंगे। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया जनजातीय गौरव दिवस टू कोमेमोरेट द ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स एज पार्ट ऑफ द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इसका डिटेल क्या है? जनजातीय गौरव दिवस विल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, रिकॉग्नाइज द एफर्ट ऑफ ट्राइबल्स in the preservation of cultural heritage and promotion of Indian values of national pride, valor and hospitality. अब जब कॉलोनियल टाइम पर, रूल के टाइम पर कुछ एक ऐसे ट्राइबल्स थे जिनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा था, और उन कम्युनिटीज में तामार्स हैं, संथाल्स हैं, खासीज हैं, भील्स हैं, मिजोज हैं और कोल्स हैं, और भी रहे हैं, बट ये इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम at Ranchi was inaugurated by Prime Minister. 15th November also marks as the birth anniversary of Birsa Munda, who is revered as God by tribal communities across India. थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं फ्रीडम फाइटर्स कौन कौन से रहे हैं। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स स्पेशली बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 में ये पैदा हुए और मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। He spearheaded an Indian tribal religious millenarian movement during the British rule in the late 19th century across the tribal belt of modern day Jharkhand and Bihar. झारखंड एंड बिहार में इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था। उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह is considered to be the pride of Sonakan in Chhattisgarh. He looted traders' grain stock and distributed among the poorest after the 1856 famine. Sacrifice of Veer Narayan Singh made him a tribal leader. He became the first martyr from Chhattisgarh in the independence struggle of 1857. उसके बाद श्री अलूरी सीता राम राजू called Mogalu near Bhimavaram in Andhra Pradesh. Aluri is best remembered for leading the Ramappa rebellion against the British, in which he organized the tribal people of the Visakhapatnam and East Godavari districts to revolt against the foreigners. He was inspired by the revolutionaries of Bengal to fight against the British government. उसके बाद रानी Gai Dinliu, she was a Naga spiritual and political leader who led a revolution against British rule at the age of 13. मतलब ये आप ये मानिए कि ट्राइबल जो जनजातीय फेस्टिवल हुआ है उसमें कोमेमोरेट अगर किया जा रहा है तो इन लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से उसको सेलिब्रेट और कोमेमोरेट किया जाता है। तो एक तरह से आप इसे स्टैटिक न्यूज का पार्ट मान सकते हैं। जब अगर आप फ्रीडम फाइटर या जो इंडिया में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जब आप स्टडी करोगे तो इन लोगों के नाम आपको देखने को मिलेंगे और इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कंपैरेटिवली डिटेल में। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा और आई वांटेड टू, अदरवाइज मैं पीस ऑफ न्यूज को हटा सकता था, आप लोगों तक पहुंचाने से पहले सिर्फ इतना ही छोड़ सकता था कि ये बस ये पता चल जाए कि हाँ जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। बट आई फाउंड कि इनका पता हम थोड़ा सा हमें पता रहे या पता चल जाए। तो अब ये Naga people's journey to freedom was part of India's wider movement for freedom. She also spread message of Gandhiji in the Manipur region. Sidhu and Kanu Murmu, ये Great Revolt 2 साल पहले, 2 years before the Great Revolt of 1857, two Santhal brothers, Sidhu and Kanu Murmu, organized 10,000 Santhals and proclaimed a rebellion against the British. Tribal took an oath to drive away British from their homeland. The Murmu brothers, sisters Fulo and Janu also played an active part in rebellion. तो ये थोड़ा सा कह लीजिए कि एक तरह से उनके
श्रद्धांजलि टाइप भी आप कह सकते हो। ट्राइब्यूट, मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट रूल, ये इनिशिएट हुआ नवंबर मंथ में। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने नोटिफाई किया मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल 2021 टू अमेंड द मिनरल कंजर्वेशन डेवलपमेंट रूल 2017। इसमें इसका इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं। कंपलसरी ड्रोन सर्वे किया गया, डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और टोटल स्टेशन बाय ड्रोन सर्वे in relation to certain or all lease as may be specified Indian Bureau of Mines। जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको ये कराना पड़ेगा, स्पेशली जो माइंस के बिजनेस में इन्वॉल्व है। The total station is an optical instrument commonly used in construction, surveying and civil engineering. It is useful in measuring horizon angles and vertical angles and distance। मतलब एक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है टोटल स्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आप कह सकते हैं एक तरह से थियोडोलाइट टाइप। द डिजिटल इमेज सबमिशन, ये एक नया रूल है। इसमें डिजिटल इमेज ऑफ माइनिंग एरियाज बाय लीजी एंड लेटर ऑफ इंटेंट ऑफ होल्डर, लेटर ऑफ इंटेंट होल्डर, ये वहां पर देना पड़ेगा। लीजीज विल हैव, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। उसके बाद देखते हैं स्काई रूट, सक्सेसफुली टेस्ट फॉर इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि पहला प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जो सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ वो स्काई रूट ने किया, स्काई रूट एरोस्पेस। ये एक स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है हैदराबाद में, एंड हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड धवन 1, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट
Am I audible now? हेलो। Yes, sir. हाँ, इंटरनेट वो डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं वो डेटा इन्होंने जल्दी उड़ा दिया। कंपनी वाले समझ गए कि हम लोग ज्यादा डेटा यूज कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं। अब उसके बाद डिटेल्स। धवन 1 इज कम्प्लीटली मेड इन इंडिया क्रायोजेनिक इंजन। ध्यान रखिएगा, धवन 1 जो है वो कम्प्लीटली मेड इन इंडिया क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है स्पेस साइंस के, स्पेशली स्पेस जो भी एक्सकर्जन हैं, स्पेस रिलेटेड जो भी वेंचर्स हैं उसमें। Developed using 3D printing with super alloy, the engine is fueled by liquid natural gas and liquid oxygen, a high performance, low cost and clean rocket fuel. ठीक है, the rocket engine Dhawan 1 is named after Satish Dhawan, an Indian rocket scientist. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्काई रूट एरोस्पेस है। हम ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो कि इन कोलैबोरेशन विद और या गवर्नमेंट के जो वेंचर्स हैं, अभी तक स्पेस टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे। इंडिया हैज मोर वुमेन देन मैन। ये निकल के आया। 3 रेडिकल फाइंडिंग्स आर पार्ट ऑफ summary finding the 5th round of national family and health survey, which were released by the Union Health Ministry. India has now 1,020 women for every 1,000 men. Is not getting any younger and no longer faces the threat of the population explosion. एक तो जो इस सर्वे से एक चीज ये पता चली कि मैन विमेन का रेशियो जो है वो बैलेंस हुआ है, और दूसरा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो थ्रेट है जो कंट्री फेस कर रहा था उसमें भी हाँ वो भी अभी थ्रेट नहीं है। मतलब जो फीमेल की बात होती है उनकी एकदम स्मृति यस सर सॉरी सर। हाँ स्मृति, आवाज आ रही है आपके एंड से, ठीक है। उसके बाद इसका फर्दर डिटेल देखते हैं। improved sex ratio and sex ratio at the birth is also significant achievement, ठीक है। Even though the real picture will emerge from the census, we can say for now, looking at the result, that our measures for women empowerment have steered us in the right direction. To be sure, NFHS is a sample survey. Whether these numbers apply to the larger population can only be said with certainty when the next national census is conducted. तो ये सैंपल सर्वे है, सेंसस सर्वे नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक कोरिलेट हो जाता है अगर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल और प्लेसेस ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अगर ध्यान में रख के सर्वे का जो टूल वो अगर तैयार किया जाए तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ये कोरिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद मेक माई ट्रिप टाइज अप विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू प्रमोट रीजनल एयर कनेक्टिविटी थ्रू उड़ान स्कीम। इसको एक वन लाइनर की तरह ही आप देख लीजिए। Udan flights on the Air Seva portal and market them on its platform to promote its services. Udan स्कीम के अंदर। उसके बाद MP to get cyber तहसील फर्स्ट इन द कंट्री। मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट बनेगा जहां पर उसकी जो एक तहसील है वो पहली तहसील जो है वो साइबर तहसील बनेगी, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा इसमें, और बहुत ज्यादा इसमें कुछ। हाँ, दूसरा, यूनियन होम मिनिस्टर ऑल्सो इन्फॉर्म द कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च ऊर्जा साक्षरता अभियान फ्रॉम November 25 to make citizens aware about the energy literacy. School, colleges and general public will be connected with this campaign. थोड़ा और फास्ट करते हैं। मिनरल कंसेशन 4th अमेंडमेंट रूल 2021. Recently, Ministry of Mines has notified minerals other than atomic and hydrocarbon energy mineral concession 4th amendment. इस न्यूज के साथ हमें थोड़ा सा मिनरल सेक्टर के बारे में भी हम जान लेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं, इट विल अमेंड द मिनरल कंसेशन रूल 2016
और स्कीम क्या है? नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 की। Initiative are being taken to ensure the operationalization of auction greenfield mineral blocks. ग्रीनफील्ड मिनरल ब्लॉक्स वो ब्लॉक्स हैं जो जिनको गवर्नमेंट डेवलप करने के बारे में सोच रही है और जिनसे ऑक्शन करके वहां पर एक्सट्रैक्शन का काम शुरू किया जाएगा। उसके बाद अंडर द आत्मनिर्भर भारत स्कीम एनहेंसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मिनरल सेक्टर एंड bringing in other reforms has been announced. A district mineral foundation fund has also been created. उसके बाद माइनिंग सेक्टर क्या है इंडिया के अंदर, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। About India holds a fair advantage of production and conservation cost in steel and alumina. Its strategic location enables export opportunity to develop as well as fast developing Asian market. Production and conservation cost in steel and alumina. India is world's second largest coal producer as of 2021. India is world's second largest crude steel producer as of 2020. India has same mineral potential as South Africa and Australia. It produces 95 types of minerals, but despite its huge mineral potential, mining sector in India is still remains underexplored. Mining sector contributes around 7 to 7.5% of GDP of countries like South Africa and Australia, whereas India is only 1.75% contribution. 11 states account for 90% of total number of operational mines. तो 11 स्टेट हैं ऐसे जहां पर 90% ऑफ ऑपरेशनल माइंस है इंडिया के अंदर। उसके बाद ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह से ही। हाँ जी सर, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कौन सा है? जस्ट आउट ऑफ, ऐसे आप एक बार देख लीजिए। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर मुझे लगता है चाइना है। अच्छा ओके सर, देखिए जरा, सर मैं देखिए सही नहीं, आपने सही टाइम पे कोट किया है। मुझे जितना ध्यान है सही चाइना है। देखिए, हाँ सर, चाइना, यस सर। हाँ चाइना है, ठीक है ना। The central government is preparing to give a fresh push to establishment of all India judicial services. जिस तरह से यूपीएससी है उसी तरह से जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी एक कमीशन बनाया जा रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह से, और इसके ऊपर काफी पहले से बात चल रही थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी पहले ये रिकमेंडेशन दी थी कि इस तरह की सर्विसेज बननी चाहिए, और उसके बिहाइंड कुछ एक रीजन थे कि ये एक ऐसा डोमेन है गवर्नेंस का, अगर इसको सही तरह से सुधार दिया जाए तो एक मैनेजमेंट में एक कहावत है, आप कहिए कि समझ या काम करने के तरीके में, कि 100 चेंजेस करने से बेहतर है कि कोई एक ऐसा चेंज का पर्सपेक्टिव आइडेंटिफाई कीजिए जिस उस एक चेंज को कर लेने से बाकी के सारे चेंजेस करने की जरूरत खत्म हो जाए। तो उनमें से ही ये जुडिशियल जो हमारा एक पिलर है जुडिशरी, वो आता है, और उसी के इसकी एफिशिएंसी और इसको रिस्पॉन्सिव और डिपेंडेबल और क्रेडिबल बनाने के लिए ये एक मेजर है, क्योंकि लोअर लेवल पर जुडिशरी का हाल जो है वो काफी ज्यादा खराब है। अगर इनकेस किसी भी तरह का कोई केस वहां पर पहुंचता है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखता है सोसाइटी में, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर लोगों का एम्प्लॉयमेंट जुड़ा होता है अदर देन सर्विसेज से अगर हम बात करते हैं तो। और इस केस में इंडिया का जो रैंकिंग है वो बहुत पुअर है, और उसमें जुडिशरी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट रेज होता है तो उसके रेजोल्यूशन में ये बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और इस फैक्टर को भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोई होता है तो कंसिडर किया जाता है। तो
दिस इज व्हाट, इसको थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पहले भी ये पढ़ा है। अब देख लेते हैं एक एक, इसमें देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ AIJS, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से बनने का के फायदे क्या होंगे। जुडिशरी एफिशिएंट हो जाएगी, सबऑर्डिनेट जुडिशरी स्पेशली एफिशिएंट हो जाएगी, स्ट्रक्चरल इश्यूज खत्म हो जाएंगे। ये खैर हालांकि उनका इंटरनल मैटर है, पे एंड रेम्यूनरेशन रिलेटेड। वैकेंसीज जो खाली पड़ी रहती हैं जजेस का और केसेस का जो रेशो गड़बड़ाया रहता है लोअर लेवल पर, वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म तो शायद ना हो। टू इंश्योर स्टैंडर्ड ट्रेनिंग अक्रॉस स्टेट, जो भी ट्रेनिंग पैटर्न है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हो चाहे वो जजेस हो, उनका वो स्टैंडर्ड इंश्योर हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग काफी इंप्रूव हो जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन बहुत रॉबस्ट हो जाएगा। एड्रेसिंग जजेस टू द पॉपुलेशन रेशो, जो पॉपुलेशन और जजेस का एक रेशो है वो भी इंप्रूव कर जाएगा। हाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन इन सोसाइटी, ऐसे लोग जो जुडिशरी में नहीं जा पा रहे हैं, जस्टिस डिलीवरी प्रोसेस का पार्ट नहीं बन रहे हैं और मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनको भी मौका मिलेगा। और वो इस सॉल्यूशन में इक्वल रिप्रेजेंटेशन, कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। Talent pool, attracting talent pool, government believes that if such services come up, it will help create a pool of talented people who could later become the part of higher judiciary. Bottom up approach is the recruitment. In the recruitment would address issues like corruption and nepotism in the lower judiciary. उसके बाद exemption from personal data protection law, UIDAI ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ से एग्जेम्पशन डिमांड किया है। उसमें प्राइवेसी लॉ की थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। कॉमनली रेफर्ड टू एज प्राइवेसी बिल, नीड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स बाय regulating the collection, movement and processing of data that is personal and which can identify the individual. It drives its inspiration from the previous draft version prepared by committee headed by retired Justice B.N. Sri Krishna. Supreme Court in the Puttaswamy judgment held that the right to privacy is the fundamental right. Provisions क्या है? The bill gives government power to authorize the transfer of certain type of personal data overseas and has given exceptions allowing government agencies to collect personal data from citizens. Bill divides the data into 3 categories and mandates their storage depending upon the types. That first one is the personal data, sensitive personal data and critical personal data. Personal data like name and address, and sensitive personal data like financial, health related, sexual orientation, biometric, genetics, transgender status, caste, religious belief and more. And critical personal data, anything that government at any time can deem critical, such as military and national security data. Thereafter थोड़ा सा डेटा फिड्यूसरी को भी देख लेते हैं। फिड्यूसरी का मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए, मतलब it's based on trust. When we talk about fiduciary, then it's called the trust. Data fiduciary, maybe the service providers who collect, ऐसे service providers जो collect करें, store करते हैं और use करते हैं data को in the course of providing such as goods and services, है ना। जैसे अभी हम क्या होता है कि जो हम बहुत सारी सर्विसेज जो अवेल कर रहे हैं उसमें कई बार हमारे बायोमेट्रिक्स को लिया जाता है। तो इस तरह के डेटा को रखने वाले जो भी एजेंसीज हैं या कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, उनको डेटा फिड्यूसरीज बोलते हैं। उसके बाद नॉन पर्सनल डेटा refers to anonymized data such as traffic patterns and demographic data. उसके बाद a data protection authority has been envisaged for ensuring the compliance of law. It also mentions the right to be forgotten. It states that the data principal, the person to whom the data is related, shall have right to restrict or prevent the continuing disclosure of his personal data by a data fiduciary.
समझ गए होंगे इस बात को, इसको मैंने पहले भी आपको बताया। डेटा राइट टू फॉरगॉटन का मतलब, इसके बारे में मैंने बताया था। हालांकि इंडिया के अंदर अभी इसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन अदर वर्ल्ड कंट्रीज में इसको लेकर के काफी मूवमेंट हुए हैं और होते रहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति से एक बार गलती हो जाती है, क्राइम हो जाता है, तो वो उस डेटा को बहुत लंबे समय तक डिस्क्लोज करते हुए नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि लोग भूलते हैं और भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर उसको भूलने नहीं दिया जाएगा तो उसको रीस्टार्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, अपने इमेज को रीफ्रेम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो उसके बाद डिटेल्स क्या है, इश्यूज इन्वॉल्व, एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ इज इंप्लीमेंटेड इन द प्रेजेंट फॉर्म, इट मे क्रिएट टू डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम। क्या इश्यूज इन्वॉल्व है, वन, द गवर्नमेंट एजेंसीज हु विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द लॉ, गिविंग देम कंप्लीट फ्रीडम टू डील विद द पर्सनल डेटा। Second, the private data fiduciaries who will have to deal with the letter with every letter in the law. और दो लोग हो गए, एक तो गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, एक इंटरमीडिएटरीज हो गए, जिन्हें प्राइवेट डेटा फिड्यूसरीज बोलते हैं। इनको तो सबको हर एक कानून के हर एक अक्षर से डील करना पड़ेगा, और ये लोग जो है वो कानून के दायरे से बाहर जा सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, और वो पर्सनल डेटा को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। सेक्शन 35 क्या है, इट इन्वोक्स सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, टू गिव पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सस्पेंड ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी फॉर द गवर्नमेंट एजेंसीज। बेसिकली ये एक तरह का प्रीएम्पशन है। उसके बाद डुप्लीसिटी, सेक्शन 12 of the act gives UIDAI some leeway from the rigors of the bill, as it enables it from processing data for the provision of service and benefit of data, benefit to the data principle. However, even then prior notice has to be given. The UIDAI authority is already been governed by the Aadhaar Act, and there can not be a duplicity of law. Duplicity of law का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? बताया कोई मुझे? Anybody? Sir, the two laws which are similar to each other, but somewhere contradictory in some part, so it will create confusion. They should not contradict. They should not contradict. Okay. They should not be contradictory. They will. They should be in the same sense. Yes, sir. It will be just. And should be able to fulfill the purpose. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Duplicity of law का मतलब ये कि अगर दो जगह पर भी अगर कोई लॉ अगर है और उसका कुछ इंटरप्रिटेशन है, तो that should not be in contravention to each other, है ना? तो वो डुप्लीसिटी है बेसिकली, और उसका फायदा नहीं लिया जाना चाहिए, ऐसा भी प्रोविजन एक्ट में या बिल में होना चाहिए। Supreme Court in 2018 struck down the national security exception under Aadhaar Act. नेशनल सिक्योरिटी एक्सेप्शन आधार एक्ट के अंदर रखा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी के भी डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। It indirectly ensures greater privacy for individuals' Aadhaar data while restricting the government's accessibility to it. Data localization. डेटा लोकलाइजेशन मतलब आप ये समझिए कि डेटा आइडेंटिफिकेशन और डेटा लोकलाइजेशन का मतलब आप कहिए कि हाँ, आइडेंटिफिकेशन और ट्रबल शूटिंग और वी कैन से ए काइंड ऑफ सर्च, ठीक है ना। उसके बाद यूडीआई क्या है, ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। 12 जुलाई 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जुरिसडिक्शन में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करती है, और इसको जो पावर असाइन होती है वो आधार एक्ट 2016 करता है। UDI is mandated to assign 12-digit UID number, Aadhaar number, to resident of India. UDI was initially set up by the government of India
in January 2009. उसके बाद हम बात करते हैं चारधाम प्रोजेक्ट. Recently, Supreme Court has spoken to the need or to balance the national security concern with the environmental issues by the context of Army's request to expand Chardham project roads leading to the Indo-China border. The request came in the context of the construction being carried out by China across the border. However, the expansion of road has been opposed by the NGO, citing environmental concern. तो चारधाम प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? aims to improve the connectivity to the Chardham pilgrimage, Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri in Himalayas, making journey to these centers safer, faster, and more convenient. It also it will widen almost 900 kilometers of highways connecting pilgrimage sites and Tanakpur, Pithoragarh, the stretch of the National Highway 125 as part of Kailash Mansarovar Yatra route. Role in national security, this project can act as the strategic feeder roads which connect the India-China border with army camps in Dehradun and Meerut, where missile base and heavy machinery are located. Implementing agencies: Uttarakhand State Public Work Department, Border Road Organization, National NHIDCL, National Highway and Infrastructure Development Corporation. Thereafter, environmental concern क्या था? Project may destroy about 690 hectare of forest with 55,000 trees and evacuate an estimated of 20 million cubic meters of soil. Ruthless harvesting and uprooting of vegetation in the widening of roads can prove to be perilous for the biodiversity and regional ecology. Birds like कालिज पेसन, मतलब कुछ एक ऐसे बर्ड्स हैं और इवन ट्रीज हो सकते हैं जिनको वेरियस स्पीसीज ऑफ वल्चर नुकसान होगा. along with the endangered fish, golden mahseer are among the wonderful species found there. While there is no link between the Chardham project and the recent glacier broke down tragedy in Chamoli, indiscriminate blasting during road construction make cracks in the soil and rocks that may enhance the possibility of flash flood in the future. These were the concerns, environmental concerns raised by some of the environmentalist. And उसके बाद रिपीलिंग फार्म लॉ. नवंबर मंथ में फार्म लॉ रिपील हुआ. 3 कंटेंशियस फार्म लॉ थे. कौन कौन से थे? फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इससे गवर्न होती थी. उसके बाद एक बिल था फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन अमेंडमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. ये 3 बिल थे जो जिन पर डिस्प्यूट था और पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट ने has the authority to enact, amend and repeal any law. Farm laws had witnessed protests from farmers mainly from Punjab and Haryana on the borders of Delhi for more than a year. उसके बाद बात करते हैं कि इसेंशियल को इसमें देख लेते हैं. 3 फार्म लॉज का एक लाइन में क्या है. Farmers Produce Trade and Commerce Promotion Facilitation Act 2020. It is aimed at allowing trade in agriculture produce outside the existing APMC. अभी क्या होता था कि किसान को अपने जो लाइसेंस दिए जाते थे मंडी में, मंडी समिति जिसको बोलते हैं लोकल में, वहां पर जाकर के वो अपने प्रोड्यूस को बेच सकते थे. इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोड्यूस को किसी भी लोकेशन पर किसी को भी बेच सकते थे. जरूरी नहीं कि वो अपनी एग्जिस्टिंग वो जो पास लगने वाली मंडी है उसी में बेचे. फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस and farm services that it seeks to provide a framework for contract farming. इससे contract farming को एक तरह से आप कह सकते हैं कि contract farming promote हो जाती. ऐसे बहुत सारे छोटे farmers हैं
जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड होल्डिंग नहीं होती, वो किसी एक बड़े फार्मर के साथ जिसकी अपनी एक कंपनी हो, या किसी एक कंपनी के साथ जो किसी एक फार्म एक्टिविटी में एक्सपर्टीज रखता हो, उनके साथ अपने फार्मलैंड पर खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते थे, और उस प्रोड्यूस में और उस टोटल मार्केटिंग प्रैक्टिस में वो अपना इन्वॉल्वमेंट रख सकते थे। ये इस एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट में रखा गया। और इस प्रोटेक्शन एक्ट में उनकी जमीन पर उनका जो ओनरशिप था, मालिकाना अधिकार था, वो खत्म नहीं होता। ऐसे मानिए जैसे अगर किसी का घर है और वो किराए पर दे, तो उसको किराया मिलता रह सकता है और घर उसका ही रहेगा। ये एक प्रोविजन था। उसके बाद इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 क्या था? इट इज एम्ड एट रिमूविंग कमोडिटीज सच एज सीरियल्स, पल्स, oil seeds, edible oils, onions, potatoes from the list of essential commodities. इन सारे जो भी प्रोड्यूस हैं, इनको essential commodities के लिस्ट से बाहर रखना था। essential commodities amendment act 2020 में। रीजन फॉर इनेक्टिंग द लॉ, क्यों ये रीजन, ये इनका क्या था, इनेक्ट करने का रीजन क्या था? There has been long pending demand for reforms in agriculture marketing, a subject that comes under the purview of state government. State government का ये मामला हुआ करता था। Center took the issue up in early 2000 by pushing for reforms in the APMC Act of the states. Agriculture Produce Market Committee के केस में रिफॉर्म्स के लिए ये 2000 के आसपास इसको मुद्दे को उठाया गया था। Agriculture Ministry under the then government designed a model APMC Act 2003, circulated it among the states, and the subsequent government too pushed for these reforms. और गवर्नमेंट्स जो बाद की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी इन रिफॉर्म्स के लिए दबाव बनाया था। बट गिवन दैट it is the state subject, center has had a little success in getting the states to adopt the model APMC Act. तो स्टेट का सब्जेक्ट था, सेंटर के रिफॉर्म मेजर्स अप्लाई किए जाने के बाद भी कुछ स्टेट्स ने इसको अपने यहाँ पर इनेक्ट नहीं किया था एपीएमसी एक्ट को। इट वाज दिस बैकड्रॉप दैट द गवर्नमेंट वेंट टू रिफॉर्म दिस सेक्टर बाय पासिंग दीज लॉज। तो इसलिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किए थे। रीजन बिहाइंड फार्मर्स प्रोटेस्ट, फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स कंजर्वेशन इज द रिपील ऑफ 3 लॉ इन द एग्रीकल्चर। पहले तो वो तीनों कानूनों को खारिज कराना चाह रहे थे। एज पर द फार्मर्स, लॉ इज फ्रेम टू सूट द बिग कॉर्पोरेशंस हु सीक टू डोमिनेट इंडियन फूड एंड एग्रीकल्चर बिजनेस। उनको लगता था कि जो बड़े कॉर्पोरेशंस हैं वो इंडियन फूड और एग्रीकल्चर बिजनेस को डोमिनेट कर लेंगे। विल वीकन द नेगोशिएटिंग पावर ऑफ फार्मर, और फार्मर की नेगोशिएशन पावर को कमजोर कर देंगे। बिग प्राइवेट कंपनीज, एक्सपोर्टर, होलसेलर्स एंड प्रोसेसर्स में गेट एन एज। बड़ी कंपनीज, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर्स और प्रोसेसर्स को फायदा मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के भी मुद्दा था। सेकंड डिमांड ऑफ द फार्मर इज गारंटी द एमएसपी to ensure the procurement of crops at the suitable price, जो suitable market price हो उस पर खरीदा जाए। Farmers are also demanding to get a written assurance in the form of bill for the continuation of MSP and conventional food grain procurement system. The farmers organization want the APMC or mandi system to be protected. फार्मर और ऑर्गेनाइजेशंस एपीएमसी और मंडी सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। थर्ड डिमांड फॉर द फार्मर इज टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल एज दे फील दे वोंट गेट फ्री इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू दिस। अगर मार्केट लिंक प्रोडक्शन हो जाता है और फार्मिंग हो जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो उनको सब्सिडी मिलती है वो भी उनको मिलनी बंद हो जाएंगी। Swaminathan Commission, the farmers are demanding MSP as recommended by the Swaminathan Commission. Swaminathan Commission report state that the government should raise the MSP to at least 50% more than the weighted average cost of production. It is also known as C2 plus 50 formula. ये मैंने आपको MSP का एक
एक अलग से डॉक्यूमेंट दिया होगा, उसमें एमएसपी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया था। एक बार उस डॉक्यूमेंट को देख लीजिएगा जिसमें एमएसपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स द इनपुटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू गिव फार्मर्स 50% रिटर्न। स्टेइंग द इम्प्लीमेंटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था 221 दिन बाद। ये सिर्फ 221 दिन कानून जो है तीनों 221 दिन फोर्स में रहे थे। उसके बाद ये लॉ स्टे में रहने के बाद सस्पेंशन में रहे, और गवर्नमेंट हैज यूज्ड old provisions of Essential Commodities Act 1955 to impose stock limits and have amended the act through one of the 3 farm laws. उसके बाद बात करते हैं फर्दर डिटेल्स इसमें क्या थे। इम्पैक्ट ऑफ रिपीलिंग द लॉ, लॉ को रिपील करने के लिए इम्पैक्ट क्या रहा। नीड फॉर कंसल्टेशन, रिपील्स अंडरलाइन दैट भविष्य में जो भी कानून बने कृषि से संबंधित, उसमें वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर बेटर डिजाइन ऑफ रिफॉर्म बट फॉर द वाइडर एक्सेप्टेंस। हो सकता है कि कानून बहुत अच्छे बने हो लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो वाइडर ना हो, उस चीज का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। repeal would leave the government hesitant about pursuing these reforms in stealth mode again. चुपचाप से लॉ पास कर देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर मेजोरिटी में गवर्नमेंट है तो। The government will doubtless have to walk the path of reform very cautiously. Doubtless. Low farmers' income, given that the average holding size stands just 0.9 hectare 1819, unless one goes for high value agriculture, that's where one needs efficient functioning value chains from farm to fork by infusion of private investment in logistics, storage, processing, e-commerce and digital technologies. Income of farmers cannot be increased significantly. अगर ये सारी चीज नहीं होती हैं और अगर इन सब चीजों का इम्प्लीमेंटेशन में इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है तो इतनी छोटी लैंड होल्डिंग रखने वाले फार्मर्स को कोई फायदा नहीं होने वाला। इस चीज का ध्यान रखा जाना जरूरी था। There is no doubt that the sector is crying for reform, both the marketing output as well as inputs, including land leasing, lease market and direct benefit transfer of all input subsidies, fertilizers, power, credit and farm machinery, जो in general दिया जाता है। तो negative impact on industries, industries including logistics, cold chain, agri-related and farm equipment would be impacted most because they were supposed to be the direct beneficiary of these laws. अगर ये लॉ बनते और कायदे से चलते इम्प्लीमेंट होते मतलब, तो फिर ये इन इंडस्ट्रीज को और इन इनेबलमेंट जो भी टूल्स है ये इनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला था। फायदा कह सकते हो या कहिए कि बिजनेस मिलने वाला था। उसके बाद कांस्टेंट एग्री जीडीपी। हाँ जी हेलो सर, सर है सर बोल हाँ रहा हूँ, ये जो अभी बता रहे हैं फार्म बिल है ना सर? हाँ पूरा फार्म बिल है। फार्म बिल ये तो मानिए कि ये अगर लागू होता तब से मैंने आपको, अगर सर ये लागू होता तो अगर ये लागू हो गया होता तो हाँ, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया होता तो ये फायदे होते। अच्छा है ना? ठीक हाँ, अगर अब ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ये फायदे नहीं होंगे। नहीं हुआ, ठीक है ठीक है। कांस्टेंट एग्री जीडीपी, एग्री डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ हैज, ये पिछले 4 साल से 3.5% पर एनम ही बनी हुई है। वन एक्सपेक्ट्स दिस ट्रेंड टू कंटिन्यू। 3.5% पर एनम का एग्री जीडीपी है पिछले 14 साल से, तो ये तो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन मानिए कि उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है। There might be minor change in agri GDP depending on rainfall pattern. बहुत मामूली सा ऊपर नीचे हो सकता है। Cropping pattern will remain skewed in favor of rice and wheat with the granaries of the Food Corporation of India bulging with stock grain. मतलब इन जनरल राइस और व्हीट भी क्रॉपिंग पैटर्न का बहुत लंबे समय से पार्ट बने हुए हैं।
The food subsidy will keep bloating. Food subsidy देते रहना पड़ेगा. There will be large leakage और वहां पर बहुत large leakage exist करता है. तो ये कुछ एक इम्पैक्ट हैं इसके इम्प्लीमेंट ना होने के. उसके बाद इंडिया लॉन्च अनदर साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका. फर्स्ट बैच ऑफ साइंटिस्ट रीचेस इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन. पहला बैच इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन पर पहुंचा है. इंडिया ने दूसरा साइंटिफिक एक्सपीडिशन अंटार्कटिका के लिए लॉन्च किया. और जो 15 नवंबर को ये 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन स्टार्ट हुआ. फर्स्ट बैच ऑफ इट्स कंटिंजेंट कंप्राइज 23 साइंटिस्ट और इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री पर ये भेजे गए थे. 4 more batches will be landing in Antarctica by mid-January 2022. Indian Antarctic program began in 1981. It has completed 40 scientific expeditions. उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर और इसमें डिटेल देखते हैं क्या है. आप हाँ, एक्सपीडिशन लेड बाय डॉक्टर शैलेंद्र सैनी, साइंटिस्ट, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, वॉइस लीडर इनको बोला गया है. उसके बाद ये कुछ एक साइंटिस्ट के नाम है. करंटली देयर आर 3 परमानेंट रिसर्च बेस स्टेशंस इन अंटार्कटिका नेम्ड दक्षिण गंगोत्री 1983 में, मैत्री 1988 में एंड भारती 2012. ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डेवलपमेंट हुआ है नवंबर मंथ में, तो पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे स्टेशन एग्जिस्ट करते हैं. उसके बाद त्रिपुरा डेवलप्स कंट्रीज फर्स्ट एवर बैम्बू मेड क्रिकेट बैट. बस इतना ध्यान रखिएगा. बैम्बू से क्रिकेट बैट पहला कहाँ बना है? त्रिपुरा में. अभी तक जो क्रिकेट बैट प्रोडक्शन में जो टिम्बर यूज होता है वो विलो होता है, जो लकड़ी यूज होती है, इंग्लिश विलो स्पेशली. उसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स की. स्पोर्ट्स में देखते हैं क्या है. सौरव घोषाल बीट्स टॉप सीड मिगुल रोड्रिग्स टू बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप. बस ये नाम ध्यान रखिएगा, सौरव घोषाल स्क्वैश से. उसके बाद ताशकंद टू होस्ट 25th एशियन यूथ पैरा गेम्स. मैं इतना याद रखिएगा. ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान. उसके बाद तमिलनाडु विंस 3rd सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल. सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से बिलोंग करती है. उसके बाद इंडोनेशिया मास्टर्स जापान मोमाटो विंस फर्स्ट टाइटल सिंस. नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसे मैं हटाने वाला था, मैं हटा नहीं पाया. उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडियन प्रीमियर लीग. इसकी भी कोई जरूरत नहीं है. कोई जरूरत नहीं है. उसके बाद हम बात करते हैं इसकी भी कोई जरूरत नहीं है. उसके बाद इंडियन कंटिजेंट विंस 47 मेडल्स इन युगांडा पैरा बैडमिंटन. नाम देखते हैं कौन कौन है इसमें. प्रमोद भगत टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन, वोन व्होपिंग 47 मेडल्स बैडमिंटन. तो प्रमोद भगत जो पैरालंपिक चैंपियन है वो बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं. बस इतना ध्यान रखिए. उसके बाद यूएस टू स्टेज T20 वर्ल्ड कप 2024-2031 ICC men's tournament host confirmed. International Cricket Council has confirmed 14 host countries of ICC's men white ball event from 2024-2031. India is set to host 29 Champions Trophy and co-host the 2026 ICC Men's 2020 World Cup with Sri Lanka and the 2031 ICC Men's 50 over World Cup with Bangladesh. ये मतलब एक तरह से टेंटेटिव शेड्यूल आप मान सकते हैं.
हाँ, फर्स्ट नेशनल योगा चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन भुवनेश्वर, बस इतना ध्यान रखिए। भुवनेश्वर में ये पहला फर्स्ट फिजिकल नेशनल योगा चैंपियनशिप हेल्ड। प्रेसिडेंट्स कप, मनु भाकर, जावद फारूकी विंस एयर पिस्टल मिक्स टीम गोल्ड। ये दोनों शूटिंग से बिलोंग करते हैं, स्पेशली 10 मीटर एयर पिस्टल। और प्रेसिडेंट्स का उसका नाम है, मनु भाकर है, जावद फारूकी। उसके बाद टेबल टेनिस में कंटेंडर लास्को, मनिका बात्रा, अर्चना कामत, ये दो नाम है, इनको याद रखिएगा आप टेबल टेनिस में। इंडियन बॉक्सर आकाश कुमार मैनेज टू क्लिंच ब्रोंज। तो आकाश कुमार जो है वो बॉक्सर हैं, ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियनशिप, मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑन नवंबर 15, 2021 बेलग्रेड इन सर्बिया, ब्रोंज। और कौन है इसके अलावा? नहीं, बस यही नाम है, ये नाम याद रखिएगा कि बॉक्सर है। सॉरी, बीसीसीआई अपॉइंट्स राहुल द्रविड़ एज हेड कोच, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, रेसलर रवि कुमार दहिया, बॉक्सर लेवलिना बोरगोहेन, इंडियाज मेंस हॉकी टीम गोलकीपर पिया श्रीजेश, पैराशूटर अवनी लिखारा, पैरा एथलीट सुमित अंतिल, पैरा बैडमिंटन प्लेयर प्रमोद भगत एंड कृष्णा नागर, पैराशूटर मनीष निर्वाल, क्रिकेटर मिथाली राज, फुटबॉलर सुनील Chetri and Indian men's hockey team captain Manpreet Singh are 12 sports person who will be honored with Khel Ratna National Sports Award 2021। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे आप वेरी इंपॉर्टेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बस इतना ध्यान रखिएगा। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड is given for spectacular and most outstanding performance in field of sports by a sports person for a period of previous 4 years, पिछले 4 साल। फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा राष्ट्रपति भवन में 13 नवंबर 2021। ठीक है, ये इस तरह से स्पोर्ट्स का। अब इंपॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिन हैं। तो 28 नवंबर को 28 नवंबर 2021 मतलब 28 नवंबर को एनसीसी डे सेलिब्रेट होता है, 73rd राइजिंग डे ये मनाया गया। नेचुरोपैथी 18 नवंबर को, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सेलिब्रेट किया है। और it was on this day in 1945 when Mahatma Gandhi became the lifetime chairman of the All India Nature Cure Foundation Trust। ठीक है। The National Epilepsy Day 17 नवंबर। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नेशनल है तो इसलिए देख सकते हैं। बस नेशनल प्रेस डे, यस, इसको जरूर देख लीजिएगा कब मनाया जाता है, 16 नवंबर, क्योंकि प्रेस का रोल है सोसाइटी में। सॉरी, National Press Day is observed on 16th November every year to celebrate free and responsible press. On this day, Press Council of India started functioning, a moral watchdog, to ensure the press maintains high standard and is not constrained by any influence or threat.
In 1956, first press commission was planned to form the Press Council to protect freedom of press in India. Or in 4th July 1966, Press Council was established in India. It came into effect from 16th November 1966. Therefore, 16th November is celebrated as National Press Day every year. उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस 2021 16th November. International Day for Tolerance on 16th November every year. United Nations is committed to strengthen the tolerance by fostering mutual understanding among culture and people. UNESCO. In 1994, UNESCO marked the 125th anniversary of Mahatma Gandhi's birth, paving the way for the proclamation of 16th November as the International Day for Tolerance by United Nations. उसके बाद एक अवार्ड और एग्जिस्ट करता है इसमें, यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस अवार्ड्स significant activities in scientific, artistic, cultural and communication fields aimed at the promotion of a spirit of tolerance and non-violence. The prize is awarded every 2 years on the International Day for Tolerance, 16 November. ठीक है, तो इतना याद रखना है और बाकी अब कल डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। आप भी बहुत लंबे समय से अटेंटिव बैठे हुए हो, मैं लगातार आपको बोल रहा हूं, ठीक है। इज इट ओके? काफी इंफॉर्मेशन मिली है, काफी ठीक काम की इंफॉर्मेशन है, वैल्यू ओरिएंटेड है, ऐसी बात नहीं है ना। तो इसको आप लोग प्लीज एक बार देखिएगा सारे डॉक्यूमेंट को। अभी ना 10 बजे जैसे बाकी आपकी क्लास खत्म हो जाए तो ये दोनों डॉक्यूमेंट एक बार पढ़ डालिएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है देवयानी, ध्रुव, गरिमा, Yes, sir. ठीक है। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Thank you. Thank you, sir. वेलकम।